हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है। तो देखिए, ये क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, एक अपोजिंग फोर्स है जो कि कब लगती है, जब क्या है, देखिए एक सरफेस है नीचे और ये एक बॉडी है। तो यहाँ पे जो एक कांटेक्ट है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों के बीच का, यहाँ पे ये फोर्स लगेगी जब क्या है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करेगी या फिर ट्राई करेगी मूव करने की। मतलब जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, मतलब ये जो बॉडी है ये रेस्ट पे है और इस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दी। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे जो फोर्स एक्ट करेगी इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है देखिए, तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसे बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसकी डायरेक्शन बना दी, ये इस तरफ को डायरेक्शन है हमारी अप्लाइड फोर्स की। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो देखिए ये बॉडी है इसका मास होगा, तो ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक कंपोनेंट आता है mg। ठीक है, अर्थ पे जो इसका वेट है mg, और इसका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, देखिए यहाँ पे ये आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कहाँ से आता है, ये देखिए जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वहाँ से हमें पता चलता है। देखिए जो इस बॉडी का एक्शन किया, बॉडी ने देखिए फोर्स लगाई mg, ठीक है, अर्थ पे, और अर्थ ने जो रिएक्शन दिया वो है हमारा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, जिसको बोलते हैं r से हम उसको डिनोट करते हैं। तो जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, अगर मैं उसको F से डिनोट करूँ तो ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के, जो कि हमारा है R। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम यहाँ से हटाते हैं तो इसकी जगह पे क्या आता है, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो होता है म्यू, और यहाँ पे आ गया R। ठीक है, यहाँ से जो हमारा म्यू है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो यहाँ पे म्यू है। तो यहाँ से हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास आ जाता है F/R। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एक फोर्स है, तो इसकी यूनिट भी सिमिलर टू फोर्स होगी। क्या होगी इसकी यूनिट? न्यूटन। ओके, इसकी क्या है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। और ये देखिए कब एक्ट करती है, जब क्या है, वन बॉडी मूव्स और ट्राई टू मूव ओवर अनदर बॉडी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि जो फ्रिक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि एक हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस के क्या है, टाइप्स हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका मतलब होता है कि जब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये देखिए सरफेस है, तो अब क्या है कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट पे देखिए ऐसे फोर्स लगा दी F, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ओके, तो ये हमारी कौन सी है, अप्लाइड फोर्स, ऐसे लिख देती हूँ। तो अब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन हुई जब हम फोर्स तो इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करती है उसे बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स कि जब हमने इतनी फोर्स लगा दी है कि अब ये जो बॉडी है अब क्या होगा कि मूव करने वाली है, मतलब यहाँ से डिस्प्लेस होने वाली है। ठीक है, अब क्या है कि उस फोर्स से ज़्यादा जब हम फोर्स लगाएंगे थोड़ी सी, तो बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का यही मतलब हुआ कि एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन हुई वो हमारी हुई जब कोई बॉडी जो है मूव कर रही है, तो उस टाइम पे क्या है, जो हमारी फ्रिक्शन होगी वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट बात आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक तरह से हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन है,
और इसका मतलब है कि जब बॉडी स्लाइड कर रही होती है, ऐसे देखिए स्लाइड करेगी जब यहाँ पे सरफेस पे, तो तब जो हमारी फ्रिक्शन होगी उसे बोला जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लास्ट हमारी ये देखिए रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्या है कि ये देखिए हमारा सरफेस है, यहाँ पे एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट देखिए इस पर रोल करेगा, ठीक है, रोलिंग ऐसे रोल करेगा, तो जो यहाँ पे फ्रिक्शन हमारी होगी उसे बोला जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन हुई हमारी कब, जब हमारी बॉडी जो है मूव नहीं कर रही है, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, उस टाइम पे उसका मतलब है कि जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो जो है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हुई। तभी तो क्या हो रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है और अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, तो जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो देखिए जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। और सेकंड हमारी है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन हुई जब क्या है बॉडी उस फोर्स के बाद जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी, मतलब जो इतनी फ्रिक्शनल फोर्स है कि अगर अब हमने अप्लाइड फोर्स थोड़ी सी और बढ़ा दी तो जो बॉडी है वो फिर मूव करना स्टार्ट कर देगी और हमारे पास फिर काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब अपोजिट जो हमारी अपोजिंग फोर्स है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये सारी क्या है अपोजिंग फोर्सेस हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है, ठीक है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो ये सारी जो फ्रिक्शनल हैं ये क्या है अपोजिंग फोर्स हैं, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन हमारी हो गई जब क्या है बॉडी रोल कर रही है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन हमारी यहाँ पे लगेगी उसे बोला जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए हमने फ्रिक्शन के टाइप तो पढ़ लिए, लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इन सभी फ्रिक्शंस में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस फ्रिक्शन की होगी, मतलब कौन सी फोर्स है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए अगर आपको पता है तो पता ही होगा कि जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होगी वो है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद है हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे कम होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होती है वो होती है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फ्रिक्शन की उनको देख लेते हैं। तो जो हमारी देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंड किस पे करती है, तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस एंड नॉट अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया। मतलब कि जो ये दो देखिए ये सरफेस हो गया, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा उस पर ये डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है इन दोनों के जो सरफेस हैं उनकी नेचर कैसी है, ठीक है। मतलब कि इनका सरफेस क्या स्मूथ है या फिर रफ सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से क्या है ये इनके नेचर ऑफ सरफेस पे जो है डिपेंड करती है। और ये मैंने आपको अभी बता दिया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या है फोर्सेस दी तो हैं, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमारी ग्रेटर देन होती है काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है कि ये जो फ्रिक्शन है इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। तो इसको कम कर सकते हैं हम ऑयलिंग से या फिर ग्रीस से, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है कि आप इसमें बता सकते हो कि कौन से, देखिए ये क्या है दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनमें से कहाँ पे जो है फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए जो सॉलिड इंटरफेस होगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड होंगे तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और सबसे कम कहाँ पे होगी गैसेस के बीच में फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको जो पता होना चाहिए वो है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एक होता है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, दोनों आपको ध्यान से देखने हैं। तो देखिए जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये है हमारा, अब देखिए ये एक हमारा सरफेस है, अब यहाँ पे क्या है ये, और आप एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो इस पे क्या है इस डायरेक्शन में हमारा क्या था नॉर्मल रिएक्शन था और इस डायरेक्शन में हमारी फ्रिक्शनल फोर्स थी, ठीक है। अब देखिए फोर्स हमारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अब देखिए दो हमारे को इनिशियल वेक्टर्स हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ को आएगा, देखिए इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अब ये हमारा क्या है रिजल्टेंट है,
तो देखिए ये हमारा इस डायरेक्शन में अगर हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा F होगा, राइट। और ये हमारा क्या आ गया R, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा होता है यहाँ पे, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये है हमारा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है और जो ये हमारा नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है तो इसमें जो हमारा tan थीटा होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें जो ये है हमारा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा है बेस। तो tan थीटा हमारा आ गया फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ से अब देखिए, याद कीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा कोफिशिएंट होता है हमारा फ्रिक्शन का म्यू, वो भी हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन आर। वो कैसे आता है, क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। तो देखिए वो क्या था, यहाँ पे हमारा था F इक्वल्स टू म्यू आर। तो यहाँ से हमें आ गया कि जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का वो आ गया F अपॉन आर। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलता है कि जो म्यू है वो हमारा आता है tan थीटा के बराबर, और यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और साथ में देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उस केस में हम जो म्यू है उसको लेते हैं म्यू एस, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोट करने के लिए। तो जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन होगी तो उसमें हम क्या लेंगे, म्यू के। तो ये क्या है, हमने यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि म्यू के होगा तो उसका मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू एस का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक हमने पता लग गया कि जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है थीटा और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उनके बीच में इस तरह का रिलेशन होता है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। तो देखिए जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है ये हमारा होता है एक, ये क्या है, हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, और ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, राइट, हॉरिजॉन्टल सरफेस है आप बोल सकते हो। तो द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये हमारा है अल्फ़ा। ये कौन सा एंगल होगा, जब जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा होगा वो क्या है, स्लाइड करेगा नीचे को, उस टाइम पे, मतलब ये हमें इसका मतलब है कि ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है इसको हमें किस एंगल पे रखना चाहिए, जब क्या है कि जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इस पर वो जो है स्लाइड करे यहाँ से, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए इसका जो वेट है वो इस डायरेक्शन में लगेगा mg, ठीक है। और इस पर अब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ को आएगा, वो आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा mg cos अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में अब जो फोर्स होगी वो आएगी हमारी mg sin अल्फ़ा। अब मैं इसका भी बता देती हूँ कैसे आती है। अब देखिए जो एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है, अगर हम इसको ऐसे ट्रायंगल मान लें, ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा 90 का बन गया एंगल, ये हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा एंगल है। टोटल जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, ये एंगल कितना आ जाएगा, तीनों का सम होता है ना। तो ये देखिए अल्फ़ा प्लस 90 प्लस ये अगर एक्स है हमारा, ये आ गया हमारा 180 के बराबर। तो जो x है वो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 180 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, तो आ जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये एंगल अगर हमारा 90 माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, अल्फ़ा। तो यहाँ पे एंगल अल्फ़ा होता है, इस वजह से क्या होता है कि फिर हमारा सरफेस बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा mg cos अल्फ़ा, और ये आ जाता है हमारा mg sin अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो एंगल ऑफ रिपोज है अगेन वो हमारा यहाँ पे फिर आ जाएगा tan अल्फ़ा, और ये जो tan अल्फ़ा होता है ये हमारा आता है म्यू के बराबर। तो अगर हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी तो हमारा यहाँ पे S आएगा, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगी तो यहाँ पे K आएगा। तो अब देखिए क्या है कि
यहाँ पे tan अल्फ़ा भी हमारा बराबर आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, और यहाँ पे भी हमारा क्या था tan थीटा जो है इक्वल आ रहा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। तो ये हमारी अगर 1 इक्वेशन है और ये 2 है, तो आप इन दोनों से कंक्लूड कर सकते हो, सॉरी ये वाली अगर 2 है तो आप इन दोनों से कंक्लूड कर सकते हो कि जो थीटा है वो हमारा अल्फ़ा के बराबर है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। और ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कि फ्रिक्शनल जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शंस आती हैं कि वो किसके बराबर होगा। तो आपके पास अगर ऑप्शन में एंगल ऑफ रिपोज दिया होगा तो आप इसको जो है टिक करोगे। लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो हमें किन चीज़ों में हेल्प करती है। तो देखिए ये इट हेल्प्स इन वॉकिंग, हमें चलने में हेल्प करती है फ्रिक्शन। और ये हमें देखिए चलने में इसलिए हेल्प करती है कि अगर फ्रिक्शन हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि हम गिरते नहीं हैं। अब आप याद कीजिए कि जब हमारी देखिए बारिश होती है तो जब कीचड़ में आप चलने की ट्राई करते हो तो आपको जो है खतरा होता है स्लिप होने का। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो सरफेसेस हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वहाँ पे कम हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि आपका गिरने का खतरा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन है इट हेल्प्स इन राइटिंग विद चॉक, मतलब ब्लैक बोर्ड पे जब हम लिखते हैं तो उसमें भी ये हमें हेल्प करती है। या अभी देखिए मैंने लिखा है तो लिखने में भी क्या है फ्रिक्शन हमें हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है ब्रेक्स अप्लाइड टू स्टॉप द व्हीकल। अब देखिए जो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं व्हीकल में उसको स्टॉप करने में, तो वहाँ पे भी क्या है फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट करती है। देखिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए आपको क्या है गिवन दिया गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो उसकी वैल्यू है 1/√3, और आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है थीटा, ये हमसे पूछा है। अब देखिए आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या है कि जो tan थीटा है वो हमारा जाता है 1/√3। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब हमारा जो थीटा है वो हमारा 30 डिग्री होता है। ओके, तो हमें ये पता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, सॉरी है ना। तो अगर इसको हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारा क्या आएगा कि जो tan थीटा है इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, राइट। हमने क्या किया कि इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। तो देखिए tan से tan हमारा कट हो गया तो हमारे पास थीटा आ गया 30 डिग्री, और यही हमसे पूछा था। तो इसी के साथ जो है हमारा फ्रिक्शन वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।